Hey guys, welcome to UPSC Seva. So today we will cover CSET portion. Okay, CSET आपके लिए बहुत टफ है ना? ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको बताने वाली हूँ CSET में आपको मेन चीज़ें क्या हैं। जैसे कि हम CSET देखते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 80 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे मिनिमम या 33% या अगर मार्क्स की बात करें यानी 66.67% आपको स्कोर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो 1/3% मतलब 1/3 इनका मार्क्स होता है नेगेटिव का, और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है तो ये आपका 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी 80 में से भी अगर आप 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आराम से आपका CSET कवर हो जाता है। अब CSET की मेन चीज़ क्या है, जैसे कि यहाँ पे 3-4 चीज़ें पूछे जाते हैं। ठीक है, RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको 25 से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, मिनिमम 30 क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में है कि आपका हर साल आ रहा है। मैथ्स अगर आपका कमज़ोर भी है, अगर आप मैथ देखेंगे तो इसमें सिर्फ 20 to 30% क्वेश्चंस आ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 10 to 15 क्वेश्चंस होता है। ये ऐसा लॉजिकल रीजनिंग देते हैं जो आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें जो कि हर साल एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब ये आप देखेंगे ज़्यादातर डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है, एक ही क्वेश्चन होता है जिसमें 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा 5 मार्क्स का होता है। ये होता है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपका मैथ कमज़ोर है, आप मैथ को हटा भी दें, लेकिन अगर RC एंड लॉजिकल करके, मतलब RC लॉजिकल या डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपका ये 3 बेस भी अगर अच्छा हो गया तो आपका CSET आसानी से कवर हो जाएगा, मतलब CSET आपका आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो आज की इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे लिए कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहला है कंक्लूजन। जब भी कंक्लूजन क्वेश्चन में आपको दिखेगा ये वर्ड कंक्लूजन देखा जाए, अगर आपको क्वेश्चन में कंक्लूजन दिख गया यानी आप हमेशा बात करना उस पूरे पैराग्राफ में आपके पास फैक्ट होगा, एविडेंस होगा, स्टेटमेंट होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, अगर पूछ ले कि कंक्लूजन क्या है तो यहाँ पे कोई भी आउटसाइड नॉलेज नहीं लगाना है, यानी अपना दिमाग यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। जिस टॉपिक पे बात हो रही है सिर्फ उसी टॉपिक का कंक्लूजन निकालेंगे हम और आंसर में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में ज़्यादातर वर्ड इन्फेरेंस देखने को मिलता है। इन्फेरेंस क्या होता है, यहाँ पे आपका फैक्ट होगा, एविडेंस होगा, स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे आपसे ओपिनियन पूछा गया है, या कभी क्वेश्चन में बोले कि इन्फेरेंस बताओ यानी ओपिनियन बताओ, यहाँ पे आप अपना आउटसाइड नॉलेज भी लगा सकते हो। ओके, बहुत बार क्वेश्चन में एजम्पशन लिखा रहता है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, आप क्या एजम कर रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपका थॉट नहीं है, यहाँ पे आपका थॉट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपको एजम्पशन बताना है कि ऑथर क्या कह रहा है उस तरह। ठीक है, एजम्पशन कभी भी पूछ ले, एजम्पशन पूछ लेते हैं क्या एजम्पशन है, देन 1 2 3 4 स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपका एजम्पशन ऑथर ने क्या दिया है वो लिखा रहता है। ठीक है, आपको करेक्टली ऑथर का बताना है। देन है इम्प्लाई। इम्प्लाई अगर वर्ड दिख जाए आपको क्वेश्चन में यानी आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है। ठीक है, सजेस्ट करना है, लेकिन बेस क्या होना चाहिए, आपका जो पैराग्राफ दिया गया है ऊपर उसी बेस पे आपको ये करना है सजेस्ट। ओके, अगर ये वर्ड दिख जाए आपको क्रूज या फिर क्रूशियल मैसेज, यानी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बताया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट थिंग्स पूछा गया। कभी अगर आपको देखोगे क्रूज ए क्रूशियल मैसेज बताओ, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया क्या है इसका क्रूशियल मैसेज, यानी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बताना है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो वो आपको पैरा में ही दिख जाएगा क्या चीज़ के बारे में है। ज़्यादातर चीज़ें हमारी कौन सी आती हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे पिछले साल ही CSET में एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस देखने को मिला था। ठीक है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इन क्वेश्चन ने अगर आपको बोला कि व्हाट इम्प्लीकेशन, ठीक है, तो इम्प्लीकेशन में है सिंपली कि आपको सॉल्यूशन बताना है कि क्या सॉल्यूशन रहेगा हमारा फ्यूचर के लिए। ये भी आपका किस बेस पे होगा, पैराग्राफ बेस पे होगा। कुल आपको ये वाला वर्ड दिख रहा है, अगर ये पूछ ले तो यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शंस बताने हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या रिपेयर होगा, क्या न्यू ऑप्शंस होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वर्ड्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में अक्सर देखने को मिलता है। अगर आपने ये सारे वर्ड्स कर लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं RC के वो ऐसे ही क्लियर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ गोल्डन ट्रिक बताने वाली हूँ CSET RC के लिए। RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके,
यहाँ पे आपको फोकस करना है कॉन्ट्रास्ट वर्ड पे। कॉन्ट्रास्ट वर्ड क्या होता है, ज़्यादातर रियल आंसर्स होते हैं इसमें। कॉन्ट्रास्ट वर्ड होता है ऑपोजिट आइडिया वाले वर्ड, जैसे हाउ एवर, बट, ऑल दो, यट, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे होते हैं कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम पे ध्यान देना है कंक्लूजन वर्ड्स कौन कौन से। कंक्लूजन वर्ड्स में ज़्यादातर जो सेंट्रल आइडिया होते हैं वो लिखे रहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ या क्रूशियल आइडियाज़, तो हमें कहाँ पे ध्यान देना, कंक्लूजन वर्ड्स में। कंक्लूजन वर्ड्स कौन से होते हैं, देयरफॉर, टू सम अप, ओवरऑल, फाइनली, हेंस, ये सारे वर्ड हमारे कंक्लूजन के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए एक्सट्रीम वर्ड्स। एक्सट्रीम वर्ड्स ज़्यादातर क्या होता है यूपीएससी में रॉन्ग होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर आपको ये वाले वर्ड्स दिख जाते हैं तो उसके 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो स्टेटमेंट हमारा गलत है। जैसे कि वर्ड्स हो गया ऑलवेज, नेवर, कम्प्लीटली, ओनली, एंटायरली, ऑल, नन। ये जो हमारे एक्सट्रीम वर्ड्स है ये ज़्यादातर यूपीएससी में क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाले वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो आप 3, जैसे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो आप एलिमिनेट करने में आपका इजी हो जाता है। आप ऑलवेज, नेवर, ओनली, एंटायर, ऑल, नन, ऐसे वर्ड्स को जल्दी ही एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा कुछ गोल्डन ट्रिक यूपीएससी के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी कवर की है, जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर किए हैं जो हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। अक्सर अगर क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, किस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, मैं चाहूँगी आप एक और बार ये पूरा रिवाइज करें, उसके बाद हम पिछले साल के क्वेश्चंस पे चलते हैं। जस्ट 5 मिनट आप ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करें, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हमारे 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, ये 2025 का आरसी है और देखना आप ही इसको अच्छे से अभी सॉल्व कर दोगे। मैंने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स बताए हैं बस इनको ध्यान रखना है। ओके, तो हमें क्या करना है, कभी भी आप पैराग्राफ पढ़ें तो बहुत बार बोला जाता है ना कि आप ना क्वेश्चंस रीड करो, देन उसके ऑप्शंस पढ़ो, फिर उसके बाद आप पैराग्राफ पे जाओ। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैंने मतलब मेरा क्या है, मैं हमेशा ही पैराग्राफ पहले पढ़ रह देती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं ऑप्शंस करती हूँ तो मेरा ज़्यादातर आरसी के क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इन द सेंस कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 28 to 29 मेरे सही ही जाते हैं। ठीक है, इस बेस पे ये आपकी चॉइस है कि आप सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं या फिर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इस पेज को, इस पैरा को रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। जस्ट आप इसको रीड करिए। कभी भी अगर आप पैराग्राफ रीड करते हैं तो सबसे इजी थॉट होता है कि आप उस चीज़ को इमेजिन करिए। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रहा है आप इमेजिन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली आपका जो ऑप्शंस होता है ना वो भी बहुत जल्दी ही सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सही ही ऑप्शन चुनें। तो जस्ट आप इसका 1 मिनट लीजिए रीड करने का, देन हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, तो मैं भी आपके साथ रीड करती हूँ। यहाँ पे बताया क्या गया है, मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स कमर्शियल पोटेंशियल एज वेल एज लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है कि जैसे ही कंजर्व डाइवर्सिटी आप इफेक्ट कर रहे हैं कमर्शियल पे, वो सेम आपका लाइवलीहुड पे भी
डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताइए, देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लिवलीहुड और फॉर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। यहाँ पे हमेशा किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्या ये कमर्शियल यूज़ करे, क्या ये इनको कंजर्व करे या फिर लाइवलीहुड पे वर्क करे, ठीक है, ये होगा कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, देन यहाँ पे बताया गया है डिफॉरेस्टेशन कॉज ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लोटेशन विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म लाइक फ्लड प्रॉब्लम्स, माइक्रो क्लाइमेट इंसिडेंट, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कमर्शियल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ठीक है, कमर्शियल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर है यहाँ पे दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर पर्टिकुलरली एक्यूट इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द डिपेंडेंस ऑफ people on the ecosystem is significant, okay, and the commercial exploitation has the potential to boost नेशनल इनकम, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपका कंजर्व बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हुआ है, ठीक है, किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किन किन के बीच में हो रहा है, एंड डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात हुई है, ठीक है। अदरवाइज इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको कहीं और ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, which one of the following statement best reflect the critical message conveys, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या ये नेक्स्ट स्टेप नहीं, रिफ्लेक्ट, क्या मैसेज, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट, क्या यहाँ पे बोला गया कि वरीड कोई भी इशू नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इशू है ही नहीं, ऐसा तो बात ही नहीं हुआ है। कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है, ठीक है। आपका ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत। थर्ड ओके, सस्टेनेंस ऑफ लिवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम वाइल बीइंग टुगेदर एक्सक्रेटेड वन एंड लीडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस, ठीक है, इसके बारे में बात हुई है, इसको जस्ट होल्ड करो। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते पहले, कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कम्प्लीटली स्टॉप, क्या कम्प्लीटली स्टॉप होना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। अगर आप देखें एलिमिनेशन मेथड से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या ये सब बोला गया कि यहाँ पे हमें वरीड नहीं होना है, वरीड नहीं होना, ऐसा कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल की बात भी नहीं हुई तो इसको कट कर दीजिए। क्या यहाँ पे कम्प्लीटली स्टॉप करने की बात की गई है, बिल्कुल भी नहीं, तो जस्ट हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। अब इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है एजम्पशन के बारे में, और एजम्पशन के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, कभी भी एजम्पशन आपको दिख जाए तो यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है इस बेस पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। नो कंट्री नीड टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम, क्या यहाँ पे किसी भी कंट्री को डिपेंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुद का दिमाग लगाइए, ये एकदम गलत है, ठीक है। रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद, ये क्या यहाँ पे बात हुई कि जिसके पास रिसोर्सेज है उसको शेयर करना चाहिए अपना रिसोर्सेज की बात, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें डिग्रेडेशन, ऐसे भी यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो हमारा ए और ये इसका पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ, नीदर वन नॉट टू, ठीक है। अभी आपने देखा, जस्ट आपने वर्ड्स पढ़े हैं, पैराग्राफ पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा है और आपने खुद से सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका कुछ भी हेल्प नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पैसेज 2 जो यूपीएससी ने 2025 में पूछा था वो क्या था, जस्ट आप रीड करिए। द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, आपने देखा किस तरीके से क्लाइमेट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिसोर्सेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनर्जीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस जो भी बच्चा है एग्जाम में बैठ रहा है उसने ऑलरेडी उस चीज़ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये इतना हार्ड है नहीं जितना हम लोगों ने अब इसको बना दिया है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़े, जैसे इमेजिन करते जाए तो ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट देयर इज अ steep learning curve, meaning that as more is produced, cost fall rapidly because of economic of scale and learning by doing। क्या ऐसा है कि अगर हम एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है कि अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो कॉस्ट क्या होगा, उसका कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक स्केल और लर्निंग हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसी बात हुई है। द फर्म ग्रीन इनोवेशन इज़ अ पाथ डिपेंडेंट, द यहाँ पे किसकी बात हुई है, ग्रीन इनोवेशन की बात हुई है। द मोर अ फॉर्म डज द मोर इट इज़ लाइकली टू डू इन द फ्यूचर, जितना ज़्यादा होगा उतना फ्यूचर में होगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर दिस इज़ द कोलैप्स इन द प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी विच बिकम अबाउट 90% चीपर ड्यूरिंग अ
2010। रिपीट बीटिंग फोरकास्टिंग, यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्ट्रॉन्गर एविडेंस क्या मिला है, जिस तरीके से सोलर एनर्जी की प्राइस है वो 90% चीपर हुआ था, कब ना 2010s में, ठीक है। मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमिक मोर टाइम टू एडजस्ट, अलाउइंग दैम टू रीप द बेनिफिट ऑफ पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विदाउट मच डिस्ट्रप्शन। ओके, यहाँ पे हमें बताया गया डिस्ट्रप्शन के बारे में। द लेटर मोर चायोटिक ट्रांजिशन इज कॉस्टलियर, ठीक है। हमें यहाँ पे सिंपली किस किस के बारे में बात हुई है, आपने पढ़ा कि यहाँ पे सोलर एनर्जी के बारे में बात हुई है, ग्रीन इनोवेशन के बारे में बात हुई है, ठीक है, किस तरीके से वो चीपर है, और यहाँ पे बताया गया है कि हमें न्यू ट्रांजिशन कॉस्टलियर पड़ता है। ओके, देन यहाँ पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सबसे पहला पूछा गया है, इकोनॉमी ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। क्या ग्रीन ग्रोथ की बात हुई कि ट्रांजिशन एसेंशियल है। दूसरी चीज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इज इंटेंस लिंक टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। इकोनॉमी इज ऑफ स्केल क्या ज़रूरी है, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। थर्ड, कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमी कंट्री की तो बात ही नहीं हुई है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइमिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्या यहाँ पे बताया गया टाइम से रिलेटेड, तो ये हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है इसका एजम्पशन क्या ऑथर ने जो कहा, ठीक है, एजम्पशन पढ़ेंगे। पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली मोर लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। यस, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात हुई है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इफ़ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द सोलर एनर्जी देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी एन ईजी ग्रीन ट्रांजिशन। हाँ जी, यहाँ पे इस चीज़ों के बारे में भी बात हुई है। तो हमने देखा यहाँ पे दोनों ही पैरा यानी दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, यानी द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। ओके, तो किस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़ा, किस तरीके से आपने उस वर्ड्स को कैच किया, यहाँ पे आप इजीली इनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देन है यहाँ पे नेक्स्ट पैरा, ये 2025 का ही क्वेश्चन है जो आपको मिला है। ईच स्टेट, ओके यहाँ पे पढ़ लेते हैं सबसे पहले। Each state in India faces a distinctive set of challenges regarding the impact of warming, but also offer its own set of opportunities for reducing emission dependency on its नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात हुई है, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, क्या सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से हम रिड्यूस कर रहे हैं एमिशन को, ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि कोस्टल स्टेट नीड टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर शोर फ्रॉम सी लेवल राइज and distinct that our dryer needs to prepare for variable monsoon precipitation। बताया गया किस तरीके से कोस्टल स्टेट्स को एक्शंस लेने की ज़रूरत है रिगार्डिंग अ शोर एंड सी लेवल। ओके, Himalayan regions have their own unique challenges, like the selected parts of peninsular India and the offshore areas offer great opportunity for harnessing विंड पावर। ओके, तो यहाँ पे हमें हिमालयन के कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया गया है। देन दीज वेरियस आस्पेक्ट नीड टू बी कंसिडर फॉर द डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल। तो यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हमें डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल के लिए ज़रूरी है, ठीक है, हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया क्या क्या क्वेश्चन ने बोला, वो सॉरी क्या क्या पैराग्राफ ने बोला। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड pragmatic मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अगर ये कभी क्वेश्चन में बोले कि रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड pragmatic मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, यानी हमें यहाँ पे बताना है कि क्या हमें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप से रिगार्डिंग आपको ऑप्शंस को पढ़ें। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है the mitigation and adaptation strategies to tackle the climate change is essential the responsibility of each state। क्या यहाँ पे each state की बात हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। India is too diverse to implement any effective strategies or program to। क्या इंडिया इतनी डाइवर्स है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें इंडिया की ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। थर्ड चीज़,
तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनियन, क्या ये यूनियन गवर्नमेंट का है? ये ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट आपका देखेंगे तो पैराग्राफ में कहीं पे भी नहीं था, तो जस्ट ये गलत है। क्या इंडिया की बात हुई है कि डाइवर्स कंट्री, ऐसा भी गलत है। और यहाँ पे हमें क्या एडेप्टेशन की बात हुई है, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिया नीड टू फॉर्मुलेट, हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, इंडिया नीड टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी एट द स्टेट एंड रीजन लेवल। तो दी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप पूछा गया, यहाँ पे हमने देखा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ खास नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हुई है। इंडिया नीड, ठीक है, ये थोड़ा आप रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है ओके व्हाट एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू इंटीग्रेट विद द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्या ग्रीन एनर्जी को हम इससे रिलेट कर सकते हैं? दूसरी चीज़ बोली गई है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन कोस्टल एंड, क्या मोर कोस्टल और माउंटेन रीजन में ही सीवियर है? ऐसा भी बात नहीं हुआ है, ठीक है। हम देखेंगे ना ही हमारा ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कैन बी लिंक, इसको हम लिंक करेंगे इससे, ना ही हम यानी हमारे दोनों ही यहाँ पे गलत आंसर है, तो नीदर वन एंड नॉट टू। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए और मैं चाहूँगी आप ये बाकी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें एंड कमेंट सेशन में बताएं अपना आंसर, ठीक है। तो जस्ट मैं पॉज कर रही हूँ, आप इसको रीड करिए या फिर आप स्टॉप करके जस्ट इसको पैरा को रीड करिए एंड देन इसका सबसे पहला क्वेश्चन है ओके यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंड क्रूशियल मैसेज बताना है, यानी इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात हुआ है। नेक्स्ट है आपका एजम्पशन, एजम्पशन बहुत क्वेश्चन है, एजम्पशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जैसे एजम्पशन बताइए नहीं ऑथर ने क्या कहा है, इससे रिलेटेड आप ये सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपका 21 क्वेश्चन भी डाला है, जस्ट आप इसको रीड करिए पॉज करके। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड ये कमेंट सेशन में आप डालिए। अब यहाँ पे आया ये कोरोलरी, यानी यहाँ पे क्या था, कोरोलरी का वर्ड जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये किस बेस पे हम आंसर देंगे इसका। ओके जस्ट पीछे जाइए, यहाँ पे अभी जस्ट हमने ये वर्ड पढ़ा, इसका मतलब होता है क्या, न्यू ऑप्शन है, ठीक है। क्या रिपेयर करें हम, कैसे रिपेयर करें, तो इसका हमें प्रेजेंट वे में आंसर देना होता है। तो जस्ट आप इसको रीड करिए और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेशन में दीजिए। अगर ये सेशन अच्छी गई, अच्छे लाइक एंड व्यूज़ आए तो मैं इसका पक्का सेकेंड वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। आप जस्ट इसमें कमेंट करिए सेकेंड वीडियो के लिए, देन मैं आपको इसमें और भी क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपका आरसी और भी बेहतर हो जाए, ठीक है। जस्ट आप क्वेश्चन अगर पेपर निकाले 21 क्वेश्चन कर सकते हैं, देन 22 कर सकते हैं, 23, 24, मतलब आप लगभग देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्दी आपका 1-2 सेट पर डे लगाइए, आपका आरसी बहुत ही ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर यहाँ पे सही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।